नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ रेफरल के माध्यम से एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा किंग्स एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है वृत्त। आज का अपना टॉपिक क्या है? वृत्त। अब वृत्त देखिए होता क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। उसके बाद वृत्त में आने वाले सारे तथ्यों को समझेंगे। उसके बाद वृत्त से संबंधित उसके माप, परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वृत्त होता क्या है। अगर मैं 3D में बात करूं, यानी त्रिविम में बात करूं, तो एक गोला है। आपने देखा होगा एक गोला जो होता है जिसकी मोटाई भी होती है, वो होता है एक। अगर उसी को द्विविम में अगर हम उसको द्विविम में दिखाएं तो उसको अलग से नाम दिया गया वृत्त। उसको क्या दिया गया नाम? वृत्त। देखिए ये क्या है? एक, अगर हम त्रिविम की बात करें तो ये एक गोला है, लेकिन अगर द्विविम में हम आकृतियों की बात करें, द्विविम में इसका नाम क्या है? वृत्त। यानी इस आकृति को द्विविम में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। आपने ऐसी आकृति हम बहुत सी जगह देखी होगी। हमने जहां पर त्रिविम में हमने अगर ऐसी कहीं आकृति देखी है तो आपको लगा होगा कि सर इसमें तो कोई मोटाई कहीं भी नहीं दी होती। कहाँ नहीं दी होती? आपने अगर उसको ध्यान से देखा है, जैसे कि एक रनिंग स्पॉट है, अगर उसको हम देखें तो वो एक एज ए वृत्त की तरह ही दिखता है, वृत्तीय आकृति ही दिखती है। लेकिन आपने उसे कभी ध्यान से देखा होगा, किनारे से अगर हम देखते चलें तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है। क्या होती है? उसके कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है। तो द्विविम में उस चीज को वृत्त कहते हैं। द्विविम में क्या कहते हैं? उस चीज को वृत्त कहते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित जानकारियां, वृत्त में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं। हमारी सबसे पहली परिभाषा है त्रिज्या। देखिए सबसे पहले हम वृत्त में काम आने वाले सारे के सारे तथ्य, सारे के सारे वृत्त की जो चीजें हैं, जो वृत्त में ही बनाई जाती हैं, उनको हम सबसे पहले सीखेंगे कि अगर हमारे पास इससे संबंधित ये चीज आती है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है। जैसे हमने कोई वृत्त बनाया, ये एक क्या है? वृत्त है। इसकी जो बाहरी सीमा है, इसकी जो बाहरी सीमा है उसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। यानी वृत्त की बाहरी जो सीमा है वो होती है वृत्त की परिधि। अगर कोई आयत है, वर्ग है, उसकी अगर बाहर की सीमा है, बाहर की सीमा वो होती है उस पर्टिकुलर आकृति की परिधि। जैसे हम बात करेंगे, अपना घर है, अपने घर के चारों ओर चार दीवारी है, अपने घर की तरफ चार दीवारी है, तो उस चार दीवारी को अपने घर की परिधि बोलते हैं। उस चार दीवारी को अपने घर की परिधि बोलते हैं। इस परिधि से बाहर आने वाली चीजें, बाहर जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु लिख रहा हूं, ये रेखा लिख रहा हूं, इससे बाहर आने वाली चीजों का इस वृत्त से कोई मतलब नहीं है जब तक कि कोई नियम नहीं दिया जाए। जैसे कि ये बिंदु है, ये बिंदु आप ओ मान लीजिए, ये रेखाखंड ए बी मान लीजिए। तो जब तक वृत्त और इस बिंदु और इस रेखाखंड के मध्य कोई नियम नहीं दिया जाए, तब तक इस रेखाखंड और इस बिंदु का इस वृत्त से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों ही चीजें इस वृत्त की परिधि से बाहर हैं।
ये दोनों चीजें इस वर्त की परिधि से क्या है, बाहर है, तो इनका इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर ये इसकी परिधि के अंदर होते हैं, ये दोनों की दोनों चीजें अगर इस परिधि के अंदर होती हैं तो इनका कुछ मतलब होता है, वो भी वर्त से संबंधित। यानी अगर ये परिधि से बाहर है तो इनका कोई मन लेना देना नहीं है, जब तक कि कोई नियम नहीं दिया जाए, जब तक कि कोई नियम नहीं दिया जाए। अगर इसके अंदर है तो यह वर्त के लिए कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उसी को सबको हम आज देखने जा रहे हैं। जैसे मैं एक बात कर दूं छोटी सी, जैसे मैंने बिंदु का बोला, ये बिंदु मैंने बाहर लिया, ओ बिंदु है, इसको क्या करेंगे, मैंने बाहर ले लिया। तो जब तक मैंने इसके लिए कोई संबंध या कोई नियम आपको नहीं बताया, जब तक कोई संबंध या नियम नहीं बताया, तब तक ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है। अब मैं एक नियम के तौर पर इसको अंदर लेके जा रहा हूं। मैंने इसको यहां ले लिया एकदम बीच में, ये बिंदु अब भी है, ये बिंदु क्या है, अब भी बिंदु ओ है, लेकिन ये वर्त की परिधि के अंदर आया है। तो इसको एक नियम के तहत, एक माप के तहत इस बिंदु को इस वृत्त का केंद्र बिंदु बोल दिया। क्या कह दिया, केंद्र बिंदु बोल दिया। यानी कि इस बिंदु से वर्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हैं, वर्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हैं, उन सब की कुछ ना कुछ दूरियां हैं। वो बराबर हैं कि बराबर नहीं है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दूरियां जरूर हैं। तो वर्त के मामले में जैसे ही इसको अंदर लिया तो ये क्या बन गया, इसका वर्त का केंद्र बिंदु। यानी वर्त का केंद्र बिंदु कहाँ होगा, वर्त के एकदम मध्य बिंदु में होगा, यानी एकदम मध्य स्थान पर होगा। तो उसको क्या बोला हमने, केंद्र बिंदु। यानी इस वर्त का केंद्र बिंदु क्या है, ओ। ओ इसका क्या है, एक केंद्र बिंदु है। अगर यही बिंदु मैं यहां ले लूं, कहा लिया, परिधि पर, कहा ले लिया, परिधि पर, यानी कि ये बिंदु इस वर्त की सीमा में आ रहा है, तो ये परिधि से संबंधित कोई ना कोई नियम जरूर रखता है। वो नियम मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको, वो क्या नियम है, कैसे रखता है। लेकिन ये वर्त की परिधि में आ चुका है तो ऐसा ही तो ये नहीं रहने वाला, यानी वर्त के कुछ ना कुछ नियम इस पर लगने ही वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये वर्त का उदाहरण नहीं है, मैं सिर्फ आपको परिधि का उदाहरण बता रहा हूं, समझ के देखिए। हमारा देश है भारत, उसकी सीमा के बाहर कोई कुछ भी करे, यानी हमारे भारत की सीमा के बाहर कोई भी देश का व्यक्ति कुछ भी करे, हमारे देश के नियमों से हमें कोई, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वो हमारी सीमा के अंदर आता है तो उस पर हमारे देश के नियम लगने शुरू हो जाते हैं, उसको हमारे यहाँ के नियम पालन करना पड़ता है। तो यानी कि वो हमारे देश की परिधि के अंदर आ गया, उस पर हमारे देश के नियम लग रहे हैं। वही की वही बात यहाँ पर है। ये बिंदु अगर इस रेखा से, सीमा रेखा से बाहर है तो कोई मतलब नहीं है, ये बिना किसी नियम के कोई मतलब नहीं है। अगर ये परिधि और परिधि के अंदर आ रहा है तो कुछ ना कुछ नियम के तौर पर ये बिंदु आता है, कुछ ना कुछ नियम के तौर पर ये बिंदु आ जाता है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब क्या होता है। ये वर्त है। अभी मैं बात कर रहा था त्रिज्या की, अभी मैं क्या बात कर रहा था, त्रिज्या की। तो अब देखिए केंद्र बिंदु, तो अब मैंने जैसे ही नाम लिया केंद्र बिंदु, यानी आपको समझ में आ गया कि वर्त का जो मध्य बिंदु है वो है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु ओ से वर्त की परिधि, अब समझ में आया, वर्त की परिधि यानी कि वर्त की बाहरी सीमा, वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। फिर से सुन लीजिए, वर्त के केंद्र बिंदु से, वर्त के केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। वर्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। देखिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दिए मत दीजिए, कोई बात नहीं है। ये मैंने एक रेखाखंड खींच दिया, तो ये क्या है, वर्त का
वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ये क्या है? वर्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि वर्त के क्या नियम लगा दिया मैंने? जैसे मैंने आपको बोला था कि ये अगर वर्त के परिधि के अंदर आ जाता है तो ये वर्त की किसी ना किसी नियम को फॉलो जरूर करेगा। यानी मैंने बोला था आपको कि कोई भी बिंदु अगर बाहर है तो वो बाहर ही है, उसको वर्त से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो वर्त की परिधि पर या परिधि के थोड़ा भी अंदर आता है, वर्त की परिधि के थोड़ा भी अंदर आ जाता है तो वो वर्त के कुछ ना किसी नियम को फॉलो जरूर करेगा। जैसे मैंने मान लिया कि कोई बिंदु यहाँ पर परिधि पर आ गया तो मैंने एक नियम लगा दिया कि वर्त के केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाती है। वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। आई बात त्रिज्या की बात समझ में? त्रिज्या किसे कहते हैं? यानी कि वर्त के केंद्र बिंदु और वर्त की परिधि। ये नहीं कि इस वर्त के बाहर है ये बिंदु, सर ये मिला दिया तो ये कि वर्त की त्रिज्या है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने ये इतनी सारी आपको बात बताई, परिधि का मतलब बताया कि परिधि के बाहर कुछ भी हो, हमारे देश की सीमा के बाहर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे उस पर नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये वर्त की परिधि पर आ रहा है, परिधि के अंदर आ रहा है तो नियमों में आएगा। तो ये बिंदु वर्त की परिधि पर आया तो ये क्या हो गया? वर्त की त्रिज्या के बिंदुओं में शामिल हो गया। तो वर्त की त्रिज्या क्या होती है? वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। इस बिंदु को अगर मैं खिसका कर वर्त की परिधि पर ले आऊं तो ये क्या बन गई? वर्त की त्रिज्या। एक और खास बात है, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु तक खींची जाने वाली त्रिज्या का मान हमेशा बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर मैं B मान रहा हूं, यहाँ पर A मान रहा हूं, तो OA और OB दोनों का मान समान होगा। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। यानी वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु तक कोई भी अगर त्रिज्या हम बना रहे हैं तो उन सभी त्रिज्याओं का मान एक ही होगा, यानी सभी त्रिज्याओं का मान बराबर रहता है। अब कहीं भी ले लीजिए, यहां पर बिंदु बनाया, ये मैंने त्रिज्या खींची तो इसका मान भी 3 सेंटीमीटर होगा, इसका मान भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, सभी त्रिज्याओं का मान बराबर होता है, सभी त्रिज्याओं का मान बराबर होता है। तो ये थी बात त्रिज्या की। अभी बात करते हैं अभी जो मैं दो बातें बताने जा रहा हूं वो आपस में संबंध जरूर रखती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई सी भी पहले बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले बताने जा रहा हूं जीवा। क्या? जीवा क्या होती है? ध्यान से सुनिए। ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। तो जीवा क्या होती है? ध्यान से सुनिए। वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर, अभी देखिए परिधि आपके समझ में आ गई तो अभी आप क्या है इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर इस वर्ड का मतलब आपको पता नहीं होता तो क्या आप समझ पाते कि परिधि क्या है? आपने सुन रखा था कि परिधि ये होती है, ये होती है, लेकिन इसका एक्चुअल में वर्क क्या होता है वो आपने जाना। तो अभी देखिए मैं जो जीवा की परिभाषा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यानी कि वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित, ध्यान से सुनिएगा, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वर्त की जीवा कहलाता है। क्या समझे? यानी वर्त की परिधि पर स्थित
किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। इधर देखिए, वर्त की परिधि कौन सी है? ये बाहर वाली। इस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक बिंदु यहां ले लिया, तो सबसे पहले परिभाषा के तौर पर देखिए, क्या ये दोनों बिंदु परिधि पर स्थित है? क्या ये बिंदु और ये बिंदु परिधि पर स्थित है? जी सर, परिधि पर स्थित है। तो जीवा की परिभाषा के अनुसार वर्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला, किन्हीं दो बिंदु, ये किन्हीं कोई दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, वर्त की क्या कहलाता है? वर्त की क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वर्त की क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। फिर से सुनिए, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वर्त की क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ये जरूरी नहीं आप यही ले, आप कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, आप ये दो बिंदु भी ले सकते हैं, ये भी जीवा है, ये दो बिंदु भी ले सकते हैं, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी, कोई भी, लेकिन शर्त क्या है? वो दोनों बिंदु परिधि पर होने चाहिए, वो दोनों बिंदु परिधि पर ही होने चाहिए। तो वह बिंदु वह दो बिंदु जो वर्त की परिधि पर स्थित हैं, उनको मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। अभी आप सोचेंगे कि सर आपने तो परिभाषा बदल दी, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो परिभाषा बनाना तो खुद का ही खेल है, परिभाषा बनाना तो सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है। लेकिन जरूरी क्या है? बातें समझ में आना। जरूरी क्या है? बातें समझ में आना कि मतलब क्या होता है, जीवा कहते किसे हैं, कौन सी जीवा होगी, कैसे हम उसे पहचानेंगे, वो होता है उसका असली मतलब। तो अभी आप कैसे भी परिभाषा बनाइए, कोई मतलब नहीं है। वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, या वह रेखाखंड जो वर्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाता है, या वर्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं का मिलान, ऐसा कुछ भी करके कुछ भी बना लीजिए, लेकिन मतलब वही आता है कि वर्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु होने चाहिए। तो अभी आपको जीवा का मतलब समझ में आया। अभी देखिए, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा, देखिए सवाल लाइए मन में, टॉपिक से रिलेटेड, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, टॉपिक से रिलेटेड सवाल लाइए, चाहे गलत ही लेके आइए, सवाल बनने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक जो कि ऐसे लगे कि हाँ ये सवाल है, जो कि ऐसे लगे कि हाँ यार ये सवाल है, ये बच्चे के मन में आया है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल, चाहे गलत ही क्यों ना आ रहा हो, आप मन में लाइए और उसे क्लियर कीजिए। ये नहीं कि आप गलत ला करके उसको फिक्स माने, नहीं। आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहा है, आप उसे कंफर्म कीजिए, क्या ये सही है या गलत है। आपके मन में कुछ गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। सही आ रहा है और आपने इसे कंफर्म कर दिया कि ये सही है, तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर गलत आ रहा है और उसे आपने पूछ करके सही कर लिया, तो वो भी आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो अभी देखिए, मैं ये बात कर रहा था, ये वर्त है, इसका केंद्र बिंदु O है, इसके परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, परिधि पर स्थित, तो परिधि ये भी है, परिधि ये भी है, तो सर क्या ये हो सकता है, ये जीवा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जीवा की एक कंडीशन और होती है, वो ध्यान से सुनिए कि वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, और जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ये भी जीवा की एक शर्त है जो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी वर्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बराबर करती है या बराबर नहीं करती है, वो भी बात मैं करूंगा। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर क्या बराबर करती है या अलग अलग करती है? दोनों ही बातें आएंगी। अभी देखिए, तभी मैं बोल रहा था कि मैं ये जो दो चीजें बताने जा रहा हूं,
वो आपस में ही जुड़ी हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा कि वर्त की जीवा कौन सी होगी, जो वर्त की परिधि पर दो बिंदु को तो मिलाए ही मिलाए, लेकिन वर्त को दो भागों में भी विभाजित करे। जैसे आपने ये बोला तो इधर देखिए ये थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, एक वर्त का ही तो भाग है। तो वर्त को क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित करनी ही चाहिए। वो क्या होगी, वर्त की जीवा होगी। वर्त का ये बिंदु और ये बिंदु ये मैंने मिला लिया, ए बी। तो अभी आप देखेंगे क्या ये वर्त की जीवा है। तो पहली कंडीशन वर्त पर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है सर। अभी देखिए वर्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। तो अभी देखिए वर्त को दो भागों में विभाजित कर रही है, तो ये क्या है, वर्त की एक जीवा है। ये क्या है, वर्त की एक जीवा है। तो अभी देखिए वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। उन दोनों भागों को जो छोटा भाग है उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। हालांकि ये आपके थोड़ा सा अलग सा है, ये अलग सा छोटा सा टॉपिक है वर्त में ही, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जीवा और दोनों साथ में एक साथ समझ में आ जाए, आप आगे चलकर कंफ्यूज ना हो। तो क्या आ रहा है, जीवा क्या करती है, वर्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो छोटा भाग जो होगा वो होता है लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग होता है वो होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। तो जीवा के बारे में समझ में आया। अभी इससे मिलती जुलती एक चीज जस्ट ही बता रहा हूं, देखते जाइए। वो चीज है व्यास। वो क्या है, वृत्त का व्यास। अभी वृत्त का व्यास क्या होता है, देखिए ये केंद्र बिंदु ओ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप मान के चलिए ये केंद्र बिंदु ही है, ये वर्त है। तो वर्त का व्यास किसे कहते हैं, इसलिए मैंने पहले जीवा के बारे में बताया ताकि आप जीवा समझ जाएंगे तो व्यास की परिभाषा आपको एकदम इजी लगेगी। तो वर्त का व्यास क्या होता है, वर्त की वह जीवा, क्या कहा, वर्त की वह जीवा। जीवा मतलब वर्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो इसको इतना बड़ा नाम बोल करके क्या नाम दिया था, जीवा। यानी जीवा बोला है तो वर्त को क्या करेगा, एक तो वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होगा, दूसरा वर्त को दो भागों में विभाजित करेगा। तो वर्त का व्यास क्या होता है, वर्त की वह जीवा जो वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, वो क्या होता है, वर्त का व्यास होता है। वो क्या होता है, वर्त का व्यास होता है। वर्त के व्यास की साथ में मैं दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, वर्त का व्यास वर्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। यानी वर्त का व्यास वर्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। आगे ना बात, अभी जस्ट मैं बोल रहा था, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर समान भागों में भी तो जीवा विभाजित कर सकती है। बिल्कुल, मैंने हाँ भरी थी कि हाँ जीवा है वो वर्त को दो समान भागों में विभाजित बिल्कुल कर सकती है और अलग अलग भागों में भी विभाजित कर सकती है। तो जो जीवा वर्त के केंद्र से होकर वर्त को समान भागों में विभाजित करती है उसको अलग से क्या नाम दे दिया, व्यास। उसको अलग से क्या नाम दे दिया, व्यास। यानी कि वर्त की वह जीवा जो वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, क्या होता है, वर्त का व्यास। ये वर्त का केंद्र बिंदु है। क्या यह जीवा है, जीवा की दोनों परिभाषाएं संतुष्ट कर रहा है, यस सर। परिधि पर दो बिंदुओं को मिला रहा है और वर्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये केंद्र बिंदु से होकर जा रहा है और वर्त को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, यस सर। केंद्र बिंदु से होकर भी जा रहा है और वर्त को
दो समान भागों में भी विभाजित कर रहा है तो ये क्या है, वर्त का व्यास। ये क्या है, वर्त का व्यास होता है। आई बात समझ में? जीवा और व्यास में क्या डिफरेंस होता है? यानी जीवा तो होगी, वो वर्त को दो भागों में विभाजित करेगी, लेकिन वर्त के दोनों भाग जो जीवा द्वारा विभाजित हैं वो आपस में समान हो ये जरूरी नहीं होता, वो छोटे बड़े होते हैं। लेकिन जैसे कि ये केंद्र बिंदु है, अगर यहां से वर्त के केंद्र से एकदम नीचे से अगर मैं कोई जीवा खींचूं तो ये वर्त को दो भागों में विभाजित करेगा, लेकिन ये दिखने में समान है, ये दिखने में समान है, लेकिन माप जैसे ही इनका आता है तो एक ना एक छोटा बड़ा इसमें जरूर निकलता है, एक ना एक छोटा बड़ा इसमें जरूर निकलता है। तो वर्त को समान भागों में कौन बांटेगा? सिर्फ और सिर्फ व्यास। वर्त को दो समान भागों में कौन बांटेगा? वर्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। आई समझ में? ये क्या है? व्यास है। तो अभी एक चीज यहीं पर एक ध्यान से देखिए, आपको जीवा और व्यास की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई। एक बार जल्दी फिर से बोल रहा हूं। वर्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है, और वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित करता है। दूसरी बात, वर्त की वह जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, लेकिन साथ में वर्त को दो समान भागों में भी विभाजित करती है, वो होता है वर्त का व्यास। अच्छे से समझ में आया? अभी देखिए, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है, वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो अभी आप देखिए, ये वर्त का केंद्र बिंदु है। इधर वाली चीज को अगर भूल जाए, इस चीज को आप एक बार मत सोचिए, तो क्या ये वर्त की त्रिज्या नजर आ रही है? क्या इसमें वर्त की त्रिज्या की परिभाषा लग रही है? यस सर। वर्त के केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये वर्त की त्रिज्या दिख रही है? यस सर। तो अगर इस बार इस चीज को भूल जाए और ये सोचें, तो क्या ये भी त्रिज्या दिख रही है? हाँ सर, ये भी त्रिज्या की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो यानी कि हम मान कह सकते हैं, हम ये अच्छे से जान गए हैं कि वर्त का जो व्यास है वो 2 गुना क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए, वर्त का जो व्यास है वो 2 गुना वर्त की त्रिज्या होती है, या फिर जो वर्त की त्रिज्या है वो वर्त के व्यास का आधा होता है, वर्त के व्यास का आधा होता है। रिलेशन समझ में आ गया? कैसे निकला? क्योंकि वर्त का जो व्यास है वो वर्त की 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, वर्त की 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गया? वर्त का व्यास है जो वर्त की त्रिज्याओं का 2 गुना हो गया। यानी कि वर्त की त्रिज्याओं का 2 गुना हो गया, तो वर्त का अगर व्यास का आधा करें, वर्त के व्यास का अगर आधा करें तो क्या निकलेगी? त्रिज्या। यानी अगर आपको वर्त का व्यास 18 सेंटीमीटर दिया जा रहा है तो क्या वर्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे? अगर आपको वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी जा रही है, आपसे पूछे कि वर्त का व्यास क्या होगा, आप पता कर सकते हैं। कैसे? इस रिलेशन से। आई बात समझ में? सबको समझ में आया बढ़िया से? तो ये होती है वर्त के व्यास और त्रिज्या के बारे में संबंध। अभी देखिए, वर्त की मैंने जो व्यास के बारे में बताया, तो आपने पक्का आपके मन में ये आया होगा, पर सर यहीं से क्यों खींचा? ये कितने बिंदु है सर, यहीं से क्यों लिया? आपने ऊपर से क्यों नहीं लिया? आपने ऐसे क्यों नहीं लिया? आपने ऐसे क्यों नहीं लिया? तो गौर से सुनिए, मैंने जो आपको कंडीशन बताई है, 2 कंडीशन बताई थी कि वर्त के 2 समान भाग होने चाहिए और वर्त की जीवा वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। अगर ये दोनों नियम किसी भी दिशा में अगर संतुष्ट हो रहे हैं
तो आप कैसे भी व्यास खींच सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे ही खींचे। अगर ये रेखा भी वर्त के केंद्र बिंदु से होकर जा रही है और वर्त को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, तो ये भी वर्त का व्यास है, ये भी वर्त का व्यास है और ये भी वर्त का व्यास है, बशर्ते वर्त के व्यास की दोनों शर्तें हैं वो लागू होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।